सफल वही होता है जो निरंतर प्रयास करता है, कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 5 लेकर हम आपके सामने आए हैं। इतने अच्छे महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आप सोच नहीं सकते। आखिर क्यों बार बार यही सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आपकी परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। फिर भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों को सोचना पड़ रहा है। आइए देखें आज का पहला सवाल। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश के चमक की, चुंबकीय बल की। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। पारसेक जो है दूरी की इकाई है। ध्यान रखिएगा, दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष भी है। इस साल बीपीएससी में पूछ चुका है। इससे आगे पूरा देख लेते हैं डिटेल। पारसेक जो है लंबाई की खगोलीय इकाई है। यह 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। पारसेक का प्रयोग खगोल शास्त्र में होता है। एक पारसेक सूर्य से एक खगोलीय वस्तु की दूरी होती है। पूरी बात आप नोट करते हुए चलेंगे, आप ही का भला होगा। आइए देखें दूसरा सवाल। पूरा वीडियो तो आप देखिएगा नहीं, लेकिन आज ज़रूर देखिए। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? आप देखे होंगे आपके घर के अगल बगल में ट्रांसफार्मर लगता होगा, जिससे आपके घर में बिजली आती होगी। या आपके घर में टीवी फ्रिज चलाने के लिए भी प्रयोग होता है स्टेबलाइजर का, उसमें ट्रांसफार्मर होता है। इसका सही जवाब है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। आपको पूरा और डिटेल भी बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कहाँ से यहाँ पे प्रश्न बनता है बार बार। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। सारी बातें आप नोट करते हुए चलें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनित्र, जनरेटर या डायनमो। बार बार सवाल ये भी बनता है। खुद आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, तब समझ में आएगा कि सवाल कहाँ से बनता है। एसी को डीसी में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है और डीसी को एसी में इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। चारों बातों को यहाँ समझा दिया गया है, आप ज़रूर नोट कर लें। बहुत अच्छा ये एक प्रश्न यहाँ से बनता ही है। आइए देखिए अगला सवाल। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसमें जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। आइए दिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। डेसिबल एक लघुगणकी इकाई है जो प्रायः शक्ति और तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग होती है। आइए देखें अगला सवाल। मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार सामान्यतः कितने वर्षों की आयु के बाद सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति करने की उम्र क्या होती है? सब लोग जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय में 65 साल तक अधिकतम उम्र का व्यक्ति कोई भी रह सकता है, न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन कितने वर्षों के उम्र के बाद उनको पद दिया जाता है? इसका सही जवाब है 55 साल। ध्यान रखिएगा, 35 साल के चक्कर में मत रह जाइएगा। ये जो है मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के प्रचलन के अनुसार है। ये बात आप जरूर नोट कीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन हैं? नूतन पाटिल वेंकटरमन। 24 अप्रैल 2021 से ही बने हैं। करेंट अफेयर्स में बताया गया है आपको। आइए देखिए अगला सवाल। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर सी रंगराजन, प्रोफेसर वेणुगोपाल रेड्डी, एन.के. सिंह। सब लोगों को पता होगा अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह को बनाया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम जरूर नोट कीजिएगा। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक होगा। श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है
प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ये जो नोट करिएगा ही, क्योंकि पहला और वर्तमान में जरूर पूछा जाता है, इसलिए पहला का भी नाम जरूर नोट करें। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? समवर्ती सूची का, केंद्र की सूची का, राज्य की सूची का, विशेषाधिकार सूची का। ये भी सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, नहीं जानते हैं जरूर नोट कर लें। पंचायत जो होता है राज्यों में होता है, ये जो है राज्य की सूची का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो बार बार आपको एग्जाम में दिखेंगे ही। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भारत की नागरिकता पे बहुत विवाद हुआ था, सब लोगों को पता होना चाहिए कितने तरीकों से होती है। तो 5 तरीकों से होती थी 1955 के अनुसार। आइए दिखाते हैं, थोड़ा डिटेल इसका जान लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत विवाद हो रहा था। दिल्ली में देखे होंगे रात रात में जग के कैसे होता था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले 5 बार संशोधन वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में किया जा चुका है। नवीनतम संशोधन सीएए के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक़ रखने वालों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसमें मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया था, इसलिए बहुत विवाद हुआ था, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसलिए इसमें जो है 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता 5 तरीके से, ध्यान रखिएगा, प्राप्त की जा सकती थी। अभी नया कानून आ गया तो बहुत विवाद हुआ था। अभी भी एनआरसी जो है सिर्फ असम में ही लागू है, सब जगह लागू नहीं है। मूल अधिकार क्या है? बाद योग है, बाद योग नहीं है, लचीले हैं, कठोर हैं। मूल अधिकार जो हैं बाद योग होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में उसका दिखा देते हैं, बहुत बार ये भी सवाल बनते रहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त किए गए थे, जो कि अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। सारी बातों को आप नोट कीजिएगा। इसी अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों पर न्यायिक शक्ति कार्य करती है, अर्थात मूल अधिकार वाद योग होते हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में से समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार प्राप्त हैं भारतीयों को। पहले 7 थे शुरू में, इसलिए ध्यान रखिएगा। वाद योग, मूल अधिकार वाद योग होता है। आइए देखिए अगला सवाल। वर्तमान में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार पे सवाल तो बनता ही है, किस एग्जाम में नहीं बनता? सारे एग्जाम में ही बनता है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये उसको डिटेल में भी बता देते हैं। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पहले 10 जो है 42वें संविधान संशोधन में, और 1 जो है 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये देखें अगला सवाल। राज्य महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्ति कौन करता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। राज्य का प्रमुख जो होता है राज्यपाल होते हैं, और राज्य महाधिवक्ता
और राज्य लोकसेवा आयोग जो बीपीएससी है उसके अध्यक्ष का चुनाव जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुनाव राज्यपाल द्वारा होता है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल में इसको भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। वर्तमान में आर के महाजन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखें अगला सवाल। राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये जो है अनुच्छेद 199 में राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है। आइए दिखा देते हैं उसका डिटेल। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है। बार बार सवाल ये भी बना है, इसलिए ज़रूर नोट करिएगा, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। संविधान में अनुच्छेद 110 संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है। राज्यों में अनुच्छेद जो है 199 अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है 199 में राज्यों के लिए है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 198 के अधीन विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, जब वह अनुच्छेद 200 के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यपाल के सामने दिया जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें। ये जो है गामा किरणें निकालता है कोबाल्ट 60। आइए देखें उसके बारे में पूरा डिटेल। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का एक समस्थानिक है। ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से एक है। ये कई कामों में उपयोग होता है, जिनमें कैंसर के उपचार से लेकर औद्योगिक रेडियोग्राफी तक आते हैं। इससे निकलने वाले गामा विकिरण के संपर्क में अधिक देर तक रहने के कारण कैंसर की आशंका भी बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। कोबाल्ट 60 ज़्यादा सवाल बनता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? ध्यान रखेंगे भारी जल जो है। आइए दिखा देते हैं उसका डिटेल पूरा। मंदक मॉडरेटर, इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, इसलिए नोट करते हुए चलिए, आपको फायदा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। पानी में नमक मिलाने के से क्वथनांक और हिमांक क्या होते हैं? पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक जो है, क्वथनांक जो है क्रमशः बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में आपको समझा देते हैं। पानी की समान क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन होता है। इस तरह चीनी या आम नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। दबाव बढ़ने के साथ ही शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। पानी में डाला गया नमक भी हिमांक कम कर देता है, हिमांक कम करता है और क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोनों इसमें सही होगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। आइए देखिए अगला सवाल। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन है? इसका सही जवाब है
फ्लोरीन। आइए दिखाते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल। सभी हैलोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फ्लोरीन की सबसे कम बंध विखंडन धारिता होती है, इसलिए ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। आइए देखिए अगला सवाल। कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, बहुत बार ये देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में। इसमें जो है आप ऑप्शन देख लीजिए। सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए उसके बारे में भी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। डीएनए जिसका विस्तृत नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ देता है। कोशिका के नाभिक यानी न्यूक्लियस में स्थित होता है। कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है फ्रिज में रखा हुआ खाना को? इसका सही जवाब है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर खाना को खराब नहीं होने से बचाता है। आइए देखिए अगला सवाल। मनुष्य को लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल जो है कल ही बताया था 120 दिन के लगभग होता है। आइए फिर भी बता देते हैं आपको डिटेल, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। कल जो नहीं देखे होंगे तो आज तो जान लें। आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होता। इसकी औसत आयु 120 दिन की है। इसकी खोज एंटोनी लुवेन हॉक ने की, ये भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी को माना जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूणिक अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। सारी बातों को आप कंठस्थ करेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। दूध एवं जल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 25% का लाभ हो? दूध और जल में, दूध में क्या मिलाइएगा 25% लाभ हो? उसका अनुपात कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है 4:1। निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है। लिम्फोसाइट पे बार बार सवाल बनता ही है। वृक्कीय नलिका से, तिल्ली से, अस्थि मज्जा से, लसिका पर्व से। इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा से। बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा की स्टेम सेल में होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में, खाना में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? इसका सही जवाब भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छा सवाल आ गया। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा सवाल है। हड्डियों के लिए बार बार सुने होंगे कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ। कैल्शियम तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ और किसकी ज़रूरत होती है? इसका सही जवाब है कैल्शियम के साथ फास्फोरस की ज़रूरत होती है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। आइए दिखा देते हैं उसका डिटेल, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। फास्फोरस ही वह तत्व है जिसकी बदौलत हमारी किडनी बेहतर रूप से काम करती है। सिर्फ यही नहीं, हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी यह बहुत ज़रूरी तत्व है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। फास्फोरस, कैल्शियम के साथ फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है?
गाजर, नींबू, बैगन, चावल सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसलिए बहुत इजी सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। लार, मुंह में लार निकलता है जो खाना को पचाने में मदद करता है, सब लोगों को पता होगा। इसमें जो है किसके पाचन में मदद करता है? इसका सही जवाब स्टार्च है। ध्यान रखिएगा। ये दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। मीठा यानी ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में लार सहायक होती है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का अपघटन कर देता है। स्टार्च का संपूर्ण पाचन केवल अग्नाशय एमाइलेज की क्रिया से छोटी आंत में होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, स्टार्च के पाचन में मदद करता है लार। आइए देखिए अगला सवाल, और आज का आखिरी सवाल है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। जल के द्वारा, गंदे जल, प्रदूषित जल के द्वारा जो रोग होता है हैजा है, इसमें से है। सब लोगों को पता भी होगा। ये डिटेल दिखा देते हैं। जल जनित बीमारियां कई और विविध है, जैसे कि दस्त, हैजा, पोलियो और दिमागी बुखार लगभग जल जनित बीमारियां हैं। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। आज का वीडियो आपका ख़त्म। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। लाइक तो बनता ही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।